नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सीईटी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ उसका सही आंसर भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और रेस्पिरेटरी के 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो पहला है हार्ट, लंग्स, लीवर या किडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंग्स। इसके बाद में हम देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हवा सबसे पहले किस अंग में प्रवेश करती है। तो हवा सबसे पहले अंग में प्रवेश करती है वो है नोज़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है। तो गैसों का जो आदान प्रदान है वो होता है दोस्तों ब्रोंकाइल में। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है श्वसन का मुख्य नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। तो श्वसन का वो मुख्य नियंत्रण केंद्र है, क्या वो सेरिबेलम में स्थित है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है, थैलेमस में स्थित है या स्पाइनल कॉर्ड में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं। तो जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होते हैं। तो लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, ए फेरिंग्स, बी लैरिंग्स, सी ब्रोंकस और डी एल्वोलस। तो इसको कहते हैं लैरिंग्स। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है। तो विंड पाइप है, उसका जो दूसरा नाम है, क्या वो ब्रोंकस है, क्या वो ट्रेकिया है, क्या वो फेरिंग्स है या लैरिंग्स है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकिया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है। तो एपिग्लोटिस का जो मुख्य कार्य है वो है आवाज़ बनाना, भोजन को एयरवे में जाने से रोकना, गैस एक्सचेंज करना या म्यूकस बनाना। तो एपिग्लोटिस का जो मुख्य कार्य है वो है भोजन को एयरवे में जाने से रोकना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है सामान्य अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। एक सामान्य अडल्ट व्यक्ति में रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है। तो 5 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 25 से 35 ब्रीथ पर मिनट या 40 से 50 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य टाइडल वॉल्यूम लगभग कितना होता है। तो जो सामान्य टाइडल वॉल्यूम है वो 100 ml होता है, 500 ml होता है, 1000 ml होता है या 1500 ml होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 ml होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ऑक्सीजन का मुख्य ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है। तो जो ऑक्सीजन है उसका मुख्य ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा या WBC के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हीमोग्लोबिन के द्वारा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है CO2 का अधिकांश ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है। तो जो CO2 है उसका अधिकांश ट्रांसपोर्ट कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट या डिजोल्व गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाइकार्बोनेट। इसके बाद में
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरफेक्टेंट किस सेल द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है टाइप 1 या टाइप 2 या आरबीसी या मैक्रोफेज। तो ये बनाया जाता है टाइप 2 न्यूमोसाइट के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरफेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है। तो जो सरफेक्टेंट है उसका मुख्य कार्य क्या है, एयरवे बंद करना, सरफेस टेंशन कम करना, ऑक्सीजन बनाना या CO2 बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरफेस टेंशन कम करना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है प्लूरा कितनी लेयर्स की होती है। तो प्लूरा है वो कितनी लेयर की होती है, 1, 2, 3 या 4। तो जो प्लूरा होती है वो 2 लेयर की होती है। अगला क्वेश्चन है वो है लंग्स को डायरेक्टली कवर करने वाली प्लूरा कौन सी है। तो जो लंग्स को डायरेक्ट कवर करने वाली प्लूरा है वो है पैरेटल है, विसरल है या पेरिकार्डियल है या म्यूकोजल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विसरल। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थोरेसिक बॉल को लाइन करने वाली प्लूरा कौन सी है। जो थोरेसिक बॉल है उसको लाइन करने वाली प्लूरा विसरल प्लूरा है, पैरेटल प्लूरा है, पल्मोनरी प्लूरा है या म्यूकोजल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैराइटल प्लूरा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लूरल कैविटी में सामान्यतः क्या पाया जाता है। तो प्लूरल कैविटी है उसमें क्या पाया जाता है, एयर पाई जाती है, सीरस फ्लूइड पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है या पस पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सीरस फ्लूइड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूमोथोरैक्स में प्लूरल कैविटी में क्या जमा होता है। तो जो न्यूमोथोरैक्स है उसमें प्लूरल कैविटी में ब्लड जमा होता है, एयर जमा होती है, पस जमा होता है या फ्लूइड जमा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयर। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीमोथोरैक्स में क्या जमा होता है। तो हीमोथोरैक्स में एयर जमा होती है, ब्लड जमा होता है, CSF या म्यूकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्फाइमा में प्लूरल कैविटी में क्या होता है। तो जो एम्फाइमा है उसमें प्लूरल कैविटी में पस का फॉर्मेशन होता है, एयर का, ब्लड का या लिम्फ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पस का, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्पनिया का अर्थ क्या होता है। तो डिस्पनिया का अर्थ क्या होता है, कफ या सांस लेने में कठिनाई या ब्लीडिंग या फीवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सांस लेने में कठिनाई। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एपनिया का अर्थ क्या है। तो एपनिया का अर्थ क्या होता है, तो एपनिया का अर्थ होता है सांस का रुकना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है टैकिपनिया का अर्थ क्या है। तो टैकिपनिया का अर्थ धीमी श्वसन दर, तेज श्वसन दर, सांस रुकना या अनियमित श्वसन दर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, तेज श्वसन दर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है टैकिपनिया का अर्थ, ये हमने देख ही लिया, तेज श्वसन दर। इसके बाद हम देखते हैं ब्रैडिपनिया का अर्थ क्या होता है। तो जो ब्रैडिपनिया का अर्थ होता है वो तेज श्वसन होता है, धीमे श्वसन होता है या सांस रुकना होता है या अनियमित श्वसन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धीमा श्वसन। इसके बाद में अगला है साइनोसिस किसका संकेत हो सकता है। तो जो साइनोसिस है वो किसका संकेत होता है, हाइपोक्सेमिया का संकेत होता है, हाइपरग्लाइसेमिया का संकेत होता है या हाइपरटेंशन का संकेत होता है या हाइपर कैल्शियमिया का संकेत होता है। तो जो साइनोसिस होता है वो होता है हाइपोक्सेमिया का संकेत। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो क्या मापता है? बीपी मापता है, SpO2 मापता है, ECG मापता है या ब्लड ग्लूकोज मापता है? तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो SpO2 मापता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सामान्य आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन लगभग कितना होता है? तो जो सामान्य आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 50 से 60 होता है या 70 to 80% होता है या 95 to 100% होता है या 110% होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 95 to 100। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ABG का फुल फॉर्म क्या है? तो जो ABG है इसका फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैस है, एयर ब्लड गैस है या आर्टेरियल बेसिक ग्रुप है या एयरवे ब्लड गैस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टेरियल ब्लड गैस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड pH कितना होता है? तो जो नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड pH है वो 6.8 से 7.0 होता है या 7.35 से 7.45 होता है या 7.8 से 8.0 होता है या 8.5 टू 9.0 होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B 7.35 से 7.45। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मुख्यतः किस कारण होता है? तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो मुख्यतः किस कारण होता है? CO2 रिटेंशन के कारण, ऑक्सीजन एक्सेस के कारण, ग्लूकोज एक्सेस के कारण या सोडियम लॉस के कारण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है CO2 रिटेंशन के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मुख्यतः किससे हो सकता है? तो जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो हाइपोवेंटिलेशन से होता है, हाइपरवेंटिलेशन से होता है, एपनिया से होता है या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हाइपरवेंटिलेशन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अस्थमा में मुख्य समस्या क्या होती है? तो जो अस्थमा होता है उसमें मुख्य समस्या क्या होती है? तो जो अस्थमा में मुख्य समस्या होती है क्या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, किडनी फेलियर होता है या कार्डियक अरेस्ट होता है या बोन लॉस होता है? तो अस्थमा में जो मुख्य समस्या होती है वो होती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अस्थमा का प्रमुख या मुख्य सिम्टम कौन सा है? सिम्टम या लक्षण कौन सा है? तो जो अस्थमा का लक्षण है वो बीजिंग है, जॉन्डिस है, हिमेचूरिया है या एडिमा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बीजिंग। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बीजिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अस्थमा में कॉमनली यूज्ड ब्रोंकोडाइलेटर कौन सा है? जो अस्थमा में है उसमें कौन से ड्रग है वो यूज़ होते हैं? तो साल्बुटामोल होता है, ओमप्राजोल होता है, फ्रूसेमाइड होता है या इंसुलिन होता है? तो जो इसमें ड्रग्स यूज होते हैं वो होते हैं साल्बुटामोल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है COPD का फुल फॉर्म क्या है? तो जो COPD है उसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है या क्रोनिक ऑक्सीजन पल्मोनरी डिसऑर्डर है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है या क्रोनिक ओरल पल्मोनरी डिजीज़ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है COPD का प्रमुख रिस्क फैक्टर क्या है? तो जो COPD है उसका प्रमुख रिस्क फैक्टर क्या है? तो स्मोकिंग है एंड एक्सरसाइज है, पर्याप्त पानी है या फल खाना है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A स्मोकिंग। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? तो 1 मंथ या 1 ईयर या 3 मंथ इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स या 6 मंथ वंस
या 1 वीक। तो इसकी क्लासिकल डेफिनेशन है वो है 3 मंथ्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्फाइसेमा में मुख्य परिवर्तन क्या होता है। तो जो एम्फाइसेमा होता है उसमें मुख्य परिवर्तन क्या होता है। तो एम्फाइसेमा में एल्वुलर बॉल डिस्ट्रक्शन होता है, किडनी डैमेज होती है, प्लूरल ब्लीडिंग होती है या कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्वुलर बॉल डिस्ट्रक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है निमोनिया मुख्यतः किसकी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है। तो निमोनिया में क्या होता है, तो निमोनिया में लंग्स टिश्यू में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आती है, किडनी में सूजन आती है, ब्रेन में सूजन आती है या लीवर में सूजन आती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लंग्स टिश्यू पे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है निमोनिया में सामान्यतः कौन सा सिम्टम होता है। तो निमोनिया में फीवर आता है यानी बुखार आता है, हीमेचूरिया यानी ब्लीडिंग होती है या जॉन्डिस यानी कि पीलिया होता है या पॉलीयूरिया होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फीवर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस का कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो इकोलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या कैंडिडल है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीबी में स्पुटम में किस ऑर्गेनिज्म को खोजा जाता है। तो जो टीबी का स्पुटम होता है उसमें AFB को खोजा जाता है, HIV को खोजा जाता है, RBC को खोजा जाता है या प्लेटलेट को खोजा जाता है। तो इसमें देखा जाता है AFB को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी का प्रमुख रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो वो है एयरबोर्न है, फीकल ओरल है या ब्लड ओनली है, ओनली ब्लड है या सेक्सुअल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एयरबोर्न। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीबी का कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है। जो टीबी का कॉमनली स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ होता है वो मॉन्टेक्स टेस्ट है, बोडोल टेस्ट है, BDRL टेस्ट है या कॉम टेस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेक्स टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन सी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती है। तो जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, अरोटा होती है या कोरोनरी आर्टरी होती है या कैरोटिड आर्टरी होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कॉमन सोर्स क्या है। तो DVT है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या गैस्ट्राइटिस है या ओटाइटिस है या कैटरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है DVT। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अचानक कौन सा सिम्टम हो सकता है। तो डिस्पनिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्पनिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रोंकोथिसिस में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, परमानेंट ब्रोंकियल डायलेशन होता है, एल्वोलाई का एब्सेंस होता है या प्लूरल एयर होती है या लंग्स कैंसर होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है परमानेंट ब्रोंकियल डायलेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रोंकोथिसिस में कौन सा सिम्टम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ या पॉलीयूरिया या हीमेटोइमेसिस या डिप्लोपिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीमोप्टाइसिस का अर्थ क्या होता है। तो ब्लड इन यूरिन, कफिंग अप ब्लड
या वॉमिटिंग, ब्लड या नोज ब्लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कफ अप ब्लीडिंग, कफ में ब्लीडिंग आना। ऑर्थोपनिया का अर्थ क्या है? तो ऑर्थोपनिया का अर्थ क्या है? लेटने पर सांस लेने में कठिनाई होना, चलने पर दर्द होना, खाने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। तो ऑर्थोपनिया का अर्थ होता है वो होता है लेटने पर सांस लेने में कठिनाई होना। अगला क्वेश्चन है वो है पैरोक्सिसोमल नॉक्चूर्नल डिस्पनिया में क्या होता है? तो नींद में अचानक सांस फूलना, या दिन में ही सांस फूलना, या खाने के बाद सांस फूलना, या एक्सरसाइज में ही सांस फूलना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नींद में अचानक सांस फूलना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेरॉयडर किसका संकेत हो सकता है? तो जो स्टेरॉयडर है वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का संकेत है, किडनी डिजीज़ का संकेत है, लीवर फेलियर का संकेत है, या एनीमिया का संकेत है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीजिंग सामान्यतः किससे संबंधित है? तो बीजिंग सामान्यतः किससे संबंधित है? नैरोब्ड लोअर एयरवे से, फ्रैक्चर से, या रीनल स्टोन से, या गैस्ट्रिक अल्सर से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नैरोब्ड लोअर एयरवे से। इस अगला क्वेश्चन है वो है क्रैकल्स किस स्थिति में सुनाई दे सकते हैं? तो जो क्रैकल्स हैं वो किस स्थिति में सुनाई दे सकते हैं? ए पल्मोनरी एडिमा, बी फ्रैक्चर, सी कैटरेक्ट, और डी डायबिटीज़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पल्मोनरी एडिमा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रोंकोस्कोपी में मुख्यतः क्या देखा जाता है? तो जो ब्रोंकोस्कोपी होती है उसमें एयरवे देखा जा सकता है, किडनी, ब्रेन, या स्टोमक। तो क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है दोस्तों एयरवे। इसके बाद में हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरोमेट्री किसका असेसमेंट करती है? तो जो स्पायरोमेट्री होती है वो लंग्स का फंक्शन टेस्ट करती है, असेसमेंट करती है, या लीवर फंक्शन असेसमेंट करती है, या किडनी फंक्शन असेसमेंट करती है, या कार्डियक एंजाइम असेसमेंट करती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लीवर लंग्स फंक्शन असेसमेंट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है FEV फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड है, फुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है, या फोर्स्ड ऑक्सीजन वॉल्यूम है, या फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है FVC का फुल फॉर्म क्या है? तो जो FVC का फुल फॉर्म है वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, या फंक्शनल वॉल्यूम कैपेसिटी है, या फोर्स्ड वेनस कैपेसिटी है, या फुल वाइटल सर्कुलेशन है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ में FEV फर्स्ट या FVC रेटो सामान्यतः क्या होता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज़ में मुख्य क्या समस्या होती है? रिड्यूस्ड लंग्स एक्सपेंशन, या ब्रोंकियल डायलेशन, इंक्रीज्ड एयरवे डायमीटर, या इंक्रीज्ड रेजिडुअल यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिड्यूस्ड लंग्स एक्सपेंशन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो अगला क्वेश्चन है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डीप ब्रीदिंग एनकरेज करने के लिए, BP बढ़ाने के लिए, या ग्लूकोज मापने के लिए, या टेम्परेचर मापने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डीप ब्रीदिंग एनकरेज करने के लिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है पोस्ट ऑपरेटिव डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस कॉम्प्लिकेशन में को रोकने में मदद करती है? तो वो है एटलैक्टेसिस, कैटरेक्ट, रीनल स्टोन, या ओटाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एटेलैक्टेसिस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है एटेलैक्टेसिस का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है एल्वुलर कोलैप्स है, ब्रोंकियल कैंसर है, प्लूरल ब्लीडिंग है, या एयरवे इन्फेक्शन है। तो जो इसका राइट आंसर है
वो है एल्वुलर कोलैप्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है लंग्स कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट या प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर कौन सा है। तो जो लंग्स कैंसर होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर टोबैको स्मोकिंग है, एक्सरसाइज है, हाई वाटर इंटेक है या वैक्सीनेशन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है टोबैको स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान या तंबाकू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीजोथीलियोमा किस एक्सपोजर से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। तो एस्बेस्टोसिस, ऑक्सीजन, कैल्शियम या ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एविस्टोस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ARDS का फुल फॉर्म क्या है। तो ARDS का फुल फॉर्म क्या है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, एक्यूट रीनल डिजीज सिंड्रोम है, एयरवे रेस्पिरेटरी डिजीज स्टेट है, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है ARDS में मुख्य समस्या क्या है। तो ARDS में जो मुख्य समस्या है वो सीवियर हाइपोक्सेमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपर टेंशन है या ब्रेडिकार्डिया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सीवियर हाइपोक्सेमिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है मैकेनिकल वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन सपोर्ट, डाइजेशन बढ़ाना, किडनी फंक्शन बढ़ाना या ब्लड शुगर कम करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन सपोर्ट बढ़ाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंडोट्रैकियल ट्यूब कहाँ डाली जाती है। तो एयरवे में डाली जाती है, इसोफेगस में डाली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में डाली जाती है या स्टोमक में डाली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एयरवे में डाली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रैकियोस्टोमी में ओपनिंग कहाँ बनाई जाती है। तो जो ट्रैकियोस्टोमी है उसमें ओपनिंग है इसोफेगस में बनाई जाती है, ट्रैकिया में बनाई जाती है, ब्रोंकस में बनाई जाती है या प्लूरा में बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो है ट्रैकिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है ट्रैकियोस्टोमी का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है। तो ट्रैकियोस्टोमी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो एयरवे असेस करना या बनाए रखना या बीपी कम करना या डाइजेशन इम्प्रूव करना या यूरिन ड्रेनेज करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एयरवे असेस बनाए रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑक्सीजन थेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट सेफली मेजर क्या है। तो इसमें फायर या स्मोकिंग से दूर रखना, ऑक्सीजन के पास आग लगाना या ऑयल लगाना या कैंडल जलाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फायर स्मोकिंग से दूर रखना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेज़ल कैनुला सामान्यतः किसके लिए उपयोगी होता है। तो जो नेज़ल कैनुला है वो सामान्यतः किसके लिए यूज होता है। तो लो फ्लो ऑक्सीजन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, फीडिंग के लिए या यूरिनरी ड्रेनेज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लो फ्लो ऑक्सीजन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंपल फेस मास्क किस प्रकार के पेशेंट में उपयोगी है। तो जो सिंपल फेस मास्क है वो किस पेशेंट में उपयोगी है, जो स्वयं एयरवे मेंटेन कर सके, केवल अनकॉन्शियस पेशेंट में, केवल एपनिक पेशेंट में या केवल इंक्यूबेटेड पेशेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो स्वयं एयरवे मेंटेन कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉन रिवीदर मास्क कब उपयोगी हो सकता है। तो जो नॉन रिवीदर मास्क है वो कब उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर है हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की आवश्यकता में, माइल्ड हेडेक में, फीवर में या डायबिटीज़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की आवश्यकता में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेज़ोफेरेंजियल एयरवे कहाँ डाली जाती है। तो जो नेज़ोफेरेंजियल एयरवे है वो नोज़ से फेरिंग्स तक, माउथ से स्टोमक तक, ईयर से थ्रोट तक या सीधे ट्रैकिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नोज़ से फेरिंग्स में।
अगला क्वेश्चन है वो है ओरोफेरेंजियल एयरवे किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो कॉन्शियस पेशेंट में, विद इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स में, या अनकॉन्शियस पेशेंट में, या एपनिक पेशेंट में, या अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्शियस पेशेंट विद इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स में। अगला क्वेश्चन है वो है हेमलिच मैनूवर का उपयोग किस इमरजेंसी में किया जाता है। तो जो हेमलिच मैनूवर है इसका उपयोग सीवियर शोकिंग में किया जाता है, हाइपरटेंशन में किया जाता है, फीवर में किया जाता है, या निमोनिया में किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सीवियर शोकिंग में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कफ रिफ्लेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो कफ रिफ्लेक्स है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एयरवे से सीक्रेशन निकालना, बीपी बढ़ाना, हार्ट रेट कम करना, या यूरिन निकालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एयरवे से सीक्रेशन निकालना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्पुटम स्पेसिमेन किस उद्देश्य से लिया जाता है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की जांच के लिए, ब्लड ग्रुप पता लगाने के लिए, ईसीजी के लिए, या बीपी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है वो है स्पुटम सैंपल लेने का बेहतर समय अक्सर कौन सा है। तो स्पुटम लेने का जो बेहतर समय है वो है अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट, भोजन के तुरंत बाद, या एक्सरसाइज के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्ली मॉर्निंग। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है उसका मुख्य उद्देश्य है सीक्रेशन मोबिलाइज करना, ब्लड शुगर बढ़ाना, किडनी फिल्ट्रेशन बढ़ाना, या विजन इम्प्रूव करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीक्रेशन मोबिलाइज कराना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पोस्चुरल ड्रेनेज किसके लिए उपयोगी है। तो रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस ड्रेन करने में, बोन हीलिंग में, बीपी मेजरमेंट में, यूरिन टेस्टिंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस ड्रेन करने में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लूरोसी में मुख्यतः क्या इन्फ्लेम्ड होता है। तो प्लूरोसी है उसमें क्या इन्फ्लेम्ड होता है। तो प्लूरा, लीवर, किडनी, ब्रेन। तो इसमें होता है प्लूरल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लूराइटिक चेस्ट पेन किससे बढ़ सकता है। तो डीप ब्रीदिंग, कफिंग से, आंख बंद करने से, खाना खाने से, या हाथ धोने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीप ब्रीदिंग से। अगला क्वेश्चन है वो है पल्मोनरी एडिमा में एल्वुलाई में क्या जमा हो सकता है। तो जो पल्मोनरी एडिमा में एल्वुलाई में क्या जमा हो सकता है, फ्लूइड, बोन, बाइल, या यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लूइड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है पल्मोनरी एडिमा का कॉमन कार्डियक कॉज कौन सा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, या रिस्ट फ्रैक्चर, या एपेंडिसाइटिस, या गैस्ट्राइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइनोसिस सामान्यतः कहाँ अधिक दिखाई दे सकती है। तो लिप्स या नेल्स बेड्स पर, एब्डोमेन पे, बैक पे, या हेयर पे। तो इसका राइट आंसर है लिप्स या नेल्स बेड्स पर। अगला क्वेश्चन है वो है हाइपोक्सिया का अर्थ क्या है। तो हाइपोक्सिया का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है वो है टिश्यू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइपरकैप्निया का अर्थ क्या है। हाइपरकैप्निया का अर्थ है इंक्रीज CO2 इन ब्लड, डिक्रीज ऑक्सीजन, या इंक्रीज सोडियम, या डिक्रीज ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज CO2 इन ब्लड। अगला क्वेश्चन है वो है हाइपोकैप्निया का अर्थ क्या है। तो हाइपोकैप्निया का अर्थ क्या है। तो डिक्रीज CO2 इन ब्लड, इंक्रीज CO2 इन ब्लड, इंक्रीज ऑक्सीजन, या इंक्रीज पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज CO2 इन ब्लड। इसके बाद में है डायफ्राम का मुख्य कार्य क्या है। तो जो डायफ्राम है उसका मुख्य कार्य क्या है, मेन इंस्पायरेटरी मसल्स,
या ब्लड पंप करना, या फूड डाइजेस्ट करना, या यूरिन बनाना। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है मेन इंस्पायरेटरी मसल्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम क्या करता है? तो कॉन्ट्रैक्ट और नीचे जाता है, या रिलैक्सेस और ऊपर जाता है, या कोई बदलाव नहीं होता है, या बंद हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कॉन्ट्रैक्ट और नीचे जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम सामान्यतः क्या करता है? तो एक्सपायरेशन के दौरान सामान्यतः जो डायफ्राम है वो रिलैक्स और ऊपर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और नीचे जाता है, या कठोर होता है, या फैलता है। तो इसका राइट आंसर है रिलैक्स और ऊपर जाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच गैस एक्सचेंज है? तो ब्लड और टिश्यू के बीच, नोज़ और एयर के बीच, एल्वोलाई और एयर के बीच, ट्रैकी और नोज़ के बीच। तो इसका जो आंसर है वो है ब्लड और टिश्यू में। अगला क्वेश्चन है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच गैस एक्सचेंज है? तो एल्वोलाई और पल्मोनरी ब्लड के बीच में, ब्लड और किडनी के बीच में, ब्रेन और CSF के बीच में, स्टोमक और ब्लड के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्वोलाई और पल्मोनरी ब्लड के बीच में। अगला क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है O2 लेना और CO2 निकालना, ब्लड बनाना, यूरिन बनाना, या बाइल बनाना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है O2 लेना और CO2 निकालना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एल्वुलर वेंटिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कौन सा है? तो जो एल्वुलर वेंटिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है वो टाइडल वॉल्यूम और डिलेड स्पेस है, या रेजिडुअल वॉल्यूम और FRC है, या वाइटल कैपेसिटी और TLC है, या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइडल वॉल्यूम और डेड स्पेस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अवस्था में एल्वुलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग कितना होता है? तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 40 mmHg, 60 mmHg, या 100 mmHg, या 160 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 mmHg। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है सामान्य आर्टेरियल ब्लड में PaCO2 लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 20 mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg, या 80 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40 mmHg। अगला क्वेश्चन है वो है सामान्यतः आर्टेरियल ब्लड में PaO2 लगभग कितना होता है? तो 40 mmHg, 60 mmHg, 80 से 100 mmHg, या 120 से 140 mmHg। तो इसका राइट आंसर है वो है 80 से 100 mmHg। अगला क्वेश्चन है वो है पल्मोनरी कैपिलरीज में गैस एक्सचेंज किस प्रिंसिपल पर आधारित होती है? तो पल्मोनरी कैपिलरीज में गैस एक्सचेंज है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होती है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर, सिंपल डिफ्यूज़न पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पे, या पिनोसाइटोसिस पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंपल डिफ्यूज़न पे। अगला क्वेश्चन है वो है एल्वुलर कैपिलरीज मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होने से गैस एक्सचेंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होने से गैस एक्सचेंज पर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें क्या होगा? डिफ्यूज़न हो बढ़ेगा, डिफ्यूज़न कम हो घटेगा, या वेंटिलेशन बंद होगी, या परफ्यूजन बंद होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूज़न बढ़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पल्मोनरी एडिमा में एल्वुलर कैपिलरी डिफ्यूज़न डिस्टेंशन बढ़ने से मुख्य क्या प्रभावित होता है? तो गैस एक्सचेंज, हार्ट रेट, ब्लड ग्लूकोज, या रीनल फिल्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैस एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है वो है वेंटिलेशन का अर्थ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या
है। तो इसका ब्लड का सर्कुलेशन है, एयर का लंग्स में आना जाना है, या ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन में से बाइंडिंग है, या CO2 का रीनल एक्सक्रीशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। गैस एक्सचेंज बता दिया। वेंटिलेशन का अर्थ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या है, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एयर का लंग्स में आना जाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परफ्यूज़न का अर्थ क्या है। तो जो परफ्यूज़न है उसका अर्थ है वो क्या है, एल्वुलाई में हवा का मूवमेंट, पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो, ब्रोंकियल का एक्सप्रेशन, ऑक्सीजन का सिंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि एल्वोलस वेंटिलेटेड है लेकिन उसकी ब्लड परफ्यूजन नहीं हो रही है तो इसे किस स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो ए है शंट, बी है डीप स्पेस इफेक्ट, सी है हाइपोवेंटिलेशन एंड डी है डिफ्यूजन डिफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी डेड स्पेस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है वो है यदि पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो है लेकिन एल्वुलस वेंटिलेटेड नहीं है तो यह किसके समान है। तो ये किसके समान है, डेड स्पेस के, शंट के, या हाइपोवेंटिलेशन के, या एम्फाइसेमा के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, यानी कि शंट के। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी में आर्टीरियल ऑक्सीजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो पल्मोनरी शंट में आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुधार होता है, कमी आती है, कोई प्रभाव नहीं है, केवल CO2 बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमी आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, हाइपोक्सिक एल्वुलाई की ओर ब्लड फ्लो कम करना, हार्ट रेट कम करना, सिस्टमिक BP कम करना, या ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपोक्सिक एल्वुलाई की ओर ब्लड फ्लो कम करना। अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स किस जोन का हिस्सा है। तो किस जोन का हिस्सा है, कंडक्टिंग जोन का, रेस्पिरेटरी जोन का, नेजल जोन का, या फेरेंजियल जोन का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेस्पिरेटरी जोन का। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रेस्पिरेटरी जोन का हिस्सा है। तो जो रेस्पिरेटरी जोन है उसका हिस्सा कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया है, थर्मिनल ब्रोंकियल है, या एल्वुलर डक्ट है, या लैरिंक्स है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, इसका राइट आंसर क्या है, सी, एल्वुलर डक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंडक्टिंग जोन का मुख्य कार्य क्या है। तो गैस एक्सचेंज है, एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करना है, या CO2 को बाइकार्बोनेट में बदलना है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है वो है नेजल कैविटी में म्यूकस और सीलिया का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो इसका प्रमुख कार्य है वो एयर को फिल्टर और ह्यूमिडिफाई करना है, ऑक्सीजन बनाना है, CO2 बनाना है, या ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर को फिल्टर और ह्यूमिडिफाई करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेजल ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायर्ड एयर को वार्म करने में कौन सी स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेजल कॉन्के है, या वोकल कॉर्ड है, या एल्वुलर सैक है, या प्लूरा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेजल कॉन्के है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड का प्रमुख कार्य क्या है। तो गैस एक्सचेंज है, साउंड प्रोडक्शन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, या सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साउंड प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है
वो है ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स का प्रमुख कार्य क्या है। तो ट्रैकिया को खुला बनाए रखना, गैस एक्सचेंज कराना, म्यूकस को डिसॉल्व करना या ब्लड फ्लो बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया को खुला बनाए रखना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।